Hello बच्चों, how are you? Myself Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we will solve some numericals from exercise, and these all numericals are based on law of conservation of linear momentum. बच्चों आज हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेस पे एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. We have two numericals, exercise number 5.17 and exercise number 5.18. सबसे पहले हम exercise number 5.17 की बात करेंगे. A nucleus is at rest in the laboratory frame of reference. बच्चों, frame of reference क्या होता है? हम किसी ऑब्जेक्ट को जहां से ऑब्जर्व करते हैं वो क्या हो गई? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो एक न्यूक्लियस है जो लैबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट पोजीशन में है, सो दैट इफ इट इज डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई द प्रोडक्ट मस्ट मूव इन अपोजिट डायरेक्शन. किसी भी तरह से अगर वो ये जो न्यूक्लियस है वो डिसइंटीग्रेट हो जाए, मीन्स ब्रेक हो जाए और दो स्मॉल न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाए, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि अगर ऐसा हुआ, अगर रेस्ट पोजीशन में जो न्यूक्लियस है वो अगर दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गया तो दोनों फ्रैगमेंट्स अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेंगे, ऐसा हमें यहां पे प्रूफ करना है. सो सबसे पहले हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं. लेट mass of nucleus is small m. स्मॉल m मास का न्यूक्लियस है और यहां से आप देख सकते हो न्यूक्लियस इज एट रेस्ट, सो वी कैन राइट वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस जो न्यूक्लियस लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट पोजीशन में है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस विल बी 0. अब देखो, सो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू टू स्मॉलर न्यूक्लियाई, सो हम लिखते हैं यहां पे आफ्टर डिसइंटीग्रेशन nucleus is divided into two smaller nuclei, smaller nuclei, दो स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाएगा. हम ऐसा कंसिडर करते हैं, लेट M1 and M2 and V1, or we can say let M1 and M2 are masses and V1 and V2 are velocities ऑफ न्यूक्लियाई. दोनों जो न्यूक्लियाई हैं उसकी फर्स्ट न्यूक्लियाई का मास कितना हमने कंसीडर किया? m1 जितना. वो कितनी वेलोसिटी से मोशन में आ गया? आफ्टर ब्लास्ट, और वी कैन से आफ्टर डिसइंटीग्रेशन v1 वेलोसिटी से. जो सेकंड न्यूक्लियाई है बना उसका मास क्या है? m2, और वो कितनी वेलोसिटी से मोशन करेगा? हमने ऐसा कंसीडर किया v2 वेलोसिटी से. ओके, चलो अब देखो, अब ध्यान में रखना, हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है? द मोमेंटम ऑफ गिवन बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट. दैट मीन्स द चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू 0. सो हम यहां से लिख सकते हैं फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum
चेंज इन लीनियर मोमेंटम p इज 0। बच्चों चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या होता है? बिफोर प्रोसेस and after process momentum of the given body remain constant, so we can write, यहां से हम लिख सकते हैं p initial is equal to p final, initial momentum is equal to final momentum। अब बच्चों देखो इनिशियली क्या है, इनिशियली m मास का न्यूक्लियस जो रेस्ट पोजीशन में खड़ा है, सो हम यहां से क्या लिखेंगे m into v। Before disintegration, m is the mass of nucleus and v is the velocity, and momentum is the product of mass and velocity, is equal to after disintegration, दो फ्रैगमेंट्स में बच गए तो यहां से हम लिख सकते हैं फर्स्ट फ्रैगमेंट है उसका मोमेंटम p1 एंड सेकंड फ्रैगमेंट है उसका मोमेंटम हमने क्या लिखा p2। सो हम यहां से लिख सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस इज m एंड वेलोसिटी ऑफ न्यूक्लियस बिफोर डिसइंटीग्रेशन इज 0 इज इक्वल टू, चलो फर्स्ट जो फ्रैगमेंट में डिवाइड हुआ उस फर्स्ट फ्रैगमेंट का मास है m1 और उसकी वेलोसिटी है v1 प्लस सेकंड का मास है m2 एंड उसकी वेलोसिटी हमने क्या कंसीडर की v2 जितनी। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, सो ये हो गया 0 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके चलो अब बच्चों ध्यान में रखना हमें क्या फाइंड करना है, देखो यहां पे हमें ऐसा दिया गया है so that if it is disintegrate into two smaller nuclei the product must move in opposite direction। so बच्चों होगा क्या, फर्स्ट की जितनी वेलोसिटी होगी उस फर्स्ट फ्रैगमेंट की जो वेलोसिटी होगी उससे सेकंड फ्रैगमेंट की वेलोसिटी कुछ अपोजिट डायरेक्शन में होगी, दैट मींस विद नेगेटिव साइन होगी, ऐसा हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो आप यहाँ पे v1 को या तो v2 को आप जिसको भी चाहो यहाँ पे सब्जेक्ट बना सकते हो। हम इस पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, सो माइनस m1 v1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे m2 v2 एज इट इज। फिर से एक बार ये जो फर्स्ट पोर्शन है फर्स्ट पार्ट है उसको हम इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो ये विथ नेगेटिव साइन हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ से हम m1 को राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, सो वी कैन राइट माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 डिवाइडेड बाई m1। ओके बच्चों हमें यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव साइन रिमूव करने के लिए हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं सो हमें बोथ साइड ऑफ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, सो वी कैन राइट v1 इज इक्वल टू, और ये जो पॉजिटिव साइन के साथ है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, सो वी कैन राइट माइनस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1। हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना v1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, और वी कैन से m2 डिवाइडेड बाई m1 इंटू माइनस v2। बच्चों ये क्या इंडिकेट करता है कि फर्स्ट फ्रैगमेंट की जो वेलोसिटी होगी वो विथ पॉजिटिव साइन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं वो अगर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा तो जो सेकंड फ्रैगमेंट है उसकी वेलोसिटी फर्स्ट के ऑपोजिट में है, बिकॉज सेकंड वेलोसिटी ऑफ सेकंड फ्रैगमेंट इज विथ नेगेटिव साइन। सो यहाँ पे अगर फर्स्ट फ्रैगमेंट पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा तो जो सेकंड फ्रैगमेंट है आफ्टर डिसइंटीग्रेशन वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा। ओके तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.18 की। 2 बिलियर्ड बॉल्स ईच ऑफ मास 0.5 kg मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकंड कोलाइड एंड रीबाउंड विथ द सेम स्पीड। दो बिलियर्ड बॉल है, दोनों के मास भी सेम है, बोथ आर मूविंग विथ द सेम वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, एक दूसरे के साथ कोलाइड होते हैं। सबसे पहले दोनों
किस डायरेक्शन में मोशन करते हैं? कोलाइड होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। दोनों का मास भी सेम है, दोनों की जो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज स्पीड है वो भी सेम है, बट बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वो अब क्या होता है, दोनों कोलाइड होते हैं। आफ्टर कोलाइड होता क्या है? डूम धा होता क्या है? रीबाउंड होता है। सो एंड रीबाउंड विद द सेम स्पीड। जितनी वेलोसिटी से कोलाइड होते हैं, कोलाइड होने के लिए आते हैं, वही वेलोसिटी से आफ्टर कोलिजन भी वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करते हैं। व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू अदर? एक बॉल दूसरे बॉल पे कितने अमाउंट का इंपल्स ऑफ फोर्स इम्पार्ट करता है वो यहाँ पे हमें फाइंड करना है। चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 बिलियर्ड्स बॉल ऑफ ईच मास। सो वी कैन राइट मास ऑफ बिलियर्ड बॉल, मास ऑफ बिलियर्ड बॉल्स, मास ऑफ बिलियर्ड बॉल्स स्मॉल m इज इक्वल टू 0.05 kg. Okay, same as velocity of billiard balls. Velocity of billiard balls आप ऐसा मत कर देना, स्मॉल v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होता है बच्चों, कोलिजन होता है। सो हम लिखते हैं बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बॉल, बॉल का मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है ना, सो P इनिशियल इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ओके, m मास का बॉल v जितनी वेलोसिटी से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है बिफोर कोलिजन। ओके, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बॉल क्या होगा? Pi इज इक्वल टू m इंटू वी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। चलो अब क्या होगा, आफ्टर कोलिजन स्पीड ऑफ बॉल रिमेन सेम, but direction of motion of the ball is reversed, or we can write opposite. सो वेलोसिटी, अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को हम विथ पॉजिटिव साइन लेते हैं, बिकॉज वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, सो वेलोसिटी को हमें विथ डायरेक्शन डिनोट करना पड़ता है। अगर वो बिफोर कोलिजन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा, सो वी कैन राइट मोमेंटम ऑफ बॉल बिफोर कोलिजन Pi इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन सेम स्पीड से वो रिबाउंड होगा, डेट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा। सो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी v ही रहेगी, बिकॉज वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, दैट इज स्पीड रिमेन कांस्टेंट, बट उसकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगी। वो आफ्टर कोलिजन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा। सो हियर वी कैन राइट वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विथ नेगेटिव साइन। सो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन, मोमेंटम ऑफ बॉल आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ बॉल क्या होगा? P फाइनल इज इक्वल टू मास, तो वो ही रहने वाला है। ओके, इलास्टिक कोलिजन हम कंसिडर करते हैं, और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा। सो वेलोसिटी को हम यहाँ पे विथ नेगेटिव साइन लेंगे। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। बच्चों हमें फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू अदर। फर्स्ट बॉल सेकंड पे और सेकंड बॉल फर्स्ट पे कितने अमाउंट का, कितने मैग्नीट्यूड का इंपल्स ऑफ फोर्स लगाता है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो बच्चों इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं
फोर्स, impulse of force, कैसा फोर्स, impulse of force, so we can write impulse of force, impulse of force imparted to ball, that is change in momentum of ball, और चेंज हम कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, therefore चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यहां से हम लिख सकते हैं माइनस m इंटू वी, माइनस ये साइन एज इट इज, पी आई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, m इंटू वी। सो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल इज इक्वल टू वन टाइम माइनस m इंटू वी, सेकेंड टाइम माइनस m इंटू वी, सो क्या हो जाएगा, माइनस 2 टाइम्स m इंटू वी। दिस इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ बिलियर्ड बॉल। अगर एक बॉल आफ्टर कोलिजन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा, एट द सेम टाइम दूसरा जो बॉल है वो क्या करेगा, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा। सो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करती है, यहाँ पे नेगेटिव साइन ऐसा इंडिकेट करती है कि आफ्टर कोलिजन बोथ balls moves in opposite direction। सो हम यहां से लिख सकते हैं नेगेटिव साइन indicate that after collision both balls moves in opposite direction। अगर एक पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा तो दूसरा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में मोशन करेगा। ओके, नाउ वी विल सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 5.19 एंड 5.20। 5.19 में हमें दिया गया है अ सेल ऑफ मास 0.020 kg इज फायर्ड बाय अ गन ऑफ मास 100 kg। एक 100 kg मास की एक गन है, उसमें से 0.020 kg मास की एक बुलेट दैट इज सेल को फायर किया जाता है। इफ द मजल स्पीड ऑफ द सेल इज 80 मीटर पर सेकंड। बच्चों मजल स्पीड क्या होगी, जब गन का जो ट्रिगर है, जो उसको गन को जब ट्रिगर करते हैं तो उसमें से निकलने वाली जो सेल है दैट इज बुलेट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, मजल स्पीड। 80 मीटर पर सेकंड हमें दी गई है। व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। बच्चों अब होगा क्या, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, सबसे पहले गन में सेल को या तो बुलेट को लोड किया जाता है, तो बुलेट एंड ये जो गन है दोनों बिफोर ट्रिगर करते हैं उससे पहले दोनों रेस्ट पोजीशन में होते हैं। अब होता क्या है, जब गन को ट्रिगर करते हैं तो उसमें से जो बुलेट निकलती है वो बुलेट आगे मोशन करेगी। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, बुलेट ने आगे मोशन क्यों किया, बिकॉज गन में कुछ ऐसी मैकेनिज्म है जिसने बुलेट पे कुछ फोर्स लगाया। उस फोर्स से बुलेट ने क्या किया, कुछ वेलोसिटी से वो कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन में आ गई। जब ट्रिगर होता है तब गन जितने अमाउंट का फोर्स बुलेट को प्रोवाइड करती है उतने ही अमाउंट का फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट गन को प्रोवाइड करती है। सो बुलेट ने गन को इन अपोजिट डायरेक्शन जो फोर्स प्रोवाइड किया, जो फोर्स दिया, उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे, रिकॉइल फोर्स। और उससे गन पे जो थ्रस्ट लगेगा और वो कुछ वेलोसिटी में, कुछ मोशन में आ जाएगी, तो उस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। ओके,
चलो अब बात करते हैं, पहले कुछ कंसीडर कर लेते हैं। अ सेल ऑफ मास, सो वी कैन राइट मास ऑफ सेल और वी कैन से बुलेट। ओके, सेल को हम बुलेट भी बोल सकते हैं। मास ऑफ सेल m1 इज इक्वल टू 0.020 kg। अब देखो, फायर्ड बाय अ गन, सो वी कैन राइट मास ऑफ गन और वी कैन राइट राइफल, मास ऑफ गन। आपको एग्जाम में ये गन या तो राइफल से भी आ सकता है, सेल या तो आप बुलेट भी बोल सकते हो। मास ऑफ गन m2 इज इक्वल टू 100 kg। अब देखो, मजल स्पीड ऑफ द सेल, सो वी कैन राइट स्पीड ऑफ सेल, एंड स्पीड कैन बी डिनोटेड बाय v। किसकी है? सेल की है, सो हम v1 लिखेंगे बिकॉज सेल का मास हमने m1 लिया, तो स्पीड की जो वेलोसिटी है और स्पीड है उसको हम v1 लिखेंगे और वो है 80 मीटर पर सेकेंड। we have to find recoil speed of gun, recoil speed of gun। so गन की जो रिकॉइल स्पीड है उसको हम v2 बोल लेते हैं। अब बच्चों देखो, बिफोर ट्रिगर हो गया क्या, ये जो गन है और बुलेट है दोनों का जो सिस्टम है वो किस में होगा? रेस्ट पोजीशन में होगा। सो वी कैन राइट before fire velocity of bullet, that is cell as well as velocity of gun is 0। दोनों सबसे पहले क्या है? रेस्ट पोजीशन में है। सो वी कैन राइट इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। बच्चों, हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, सेल और गन दोनों को मिला के क्या बना? एक सिस्टम बनी। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम, सो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? 0, बिकॉज दोनों की वेलोसिटी क्या है? 0 है। और वी कैन राइट, हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे P, देखो सबसे पहले ध्यान रखना, P मोमेंटम ऑफ बुलेट और वी कैन से मोमेंटम ऑफ सेल प्लस मोमेंटम ऑफ गन, हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना। देखो यहाँ पे P इनिशियल इज इक्वल टू P सेल, मास ऑफ सेल कितना है? m1 जितना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0, प्लस गन का मास क्या है? m2 जितना। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज 0। सिस्टम की जो इनिशियल मोमेंटम है वो क्या हो गया? 0 हो गया। अब देखो, हम आफ्टर फायर की बात करते हैं। आफ्टर फायर मास चेंज नहीं होगा सेल का, गन का मास भी चेंज नहीं होगा। आफ्टर फायर स्पीड ऑफ सेल क्या है? 80 मीटर पर सेकंड। एट दैट टाइम रिकॉइल स्पीड ऑफ गन कितनी होगी वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सो आफ्टर फायर P फाइनल इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ सेल प्लस मोमेंटम ऑफ गन, बट यहाँ पे चेंज हो जाएगी, यहाँ पे रेस्ट में थी, सो यहाँ पे चेंज हो गई। सो वी कैन राइट PS डैश प्लस PG डैश, मोमेंटम ऑफ सेल डैश प्लस मोमेंटम ऑफ गन डैश। हमने डैश से क्यों इंडिकेट किया? बिकॉज उसकी जो इनिशियल मोमेंटम थी उससे फाइनल मोमेंटम कुछ चेंज होगी। किसकी? इंडिविजुअल, याद रखना ये बात खास याद रखना, इंडिविजुअली बुलेट का मोमेंटम भी चेंज होगा अलग अलग। ओके, मोमेंटम ऑफ bullet will change as well as momentum of gun also will be changed, but the momentum of the system before fire and after fire remain same। ट्रिगर
होगा उससे पहले गन का जो मोमेंटम है और आफ्टर ट्रिगर गन का जो मोमेंटम है वो भी चेंज होगा। बिफोर फायर गन बुलेट का जो मोमेंटम है वो और आफ्टर फायर बुलेट का जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाएगा। बट बिफोर फायर गन और बुलेट दैट इज गन और सेल की जो सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो ही मोमेंटम आफ्टर फायर भी रहेगा। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, P final is equal to momentum mass of bullet cell that is m1 velocity v1 plus m2 v2. So P final momentum is equal to m1 mass of cell 0.020 into velocity of bullet that is cell 80 meter per second, that is a muzzle speed, plus mass of gun 100 kg into velocity of gun we don't know, ये हमें फाइंड करना है। सो फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0.020। सो हम ये ऐसा लिख सकते हैं 20 डिवाइडेड बाई 1000, 0 कैंसल आउट हो गया, इंटू 80 प्लस 100 टाइम्स v2। सो फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू 2/100 दैट इज 0.02 मल्टीप्लाई बाई 80। बच्चों यहाँ पे देखो ये 0 भी डिवाइड कैंसिल हो गया, ये 0 भी कैंसिल हो गया, 8 2 ज़ा 16 डिवाइडेड बाई 10, सो वी कैन राइट 1.6 प्लस 100 टाइम v2। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें क्या कहता है, बिफोर कोलिजन्स और वी कैन से बिफोर फायर एंड आफ्टर फायर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। P इनिशियल क्या है 0, P फाइनल क्या है 1.6 प्लस 100 टाइम v2। ओके चलो इस 1.6 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे लाएंगे तो क्या हो जाएगा -1.6 इज इक्वल टू 100 टाइम्स v2। हम यहाँ से v2 को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो v2 इज इक्वल टू -1.6 डिवाइडेड बाई 100। सो v2 इज इक्वल टू, हम 1.6 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या होगा 0.016 मीटर पर सेकंड। जितनी वेलोसिटी से ये गन विथ नेगेटिव साइन डेट मीन्स उस पर जो थ्रस्ट लगेगा वो कितना लगेगा 0.016 मीटर पर सेकंड जितना लगेगा। ओके ये रहा हमारा आंसर कि बुलेट ने गन पे कितने अमाउंट का, कितने मैग्नीट्यूड का रिकॉइल स्पीड हुई जब गन से सेल निकलती है, तो सेल ने तो गन की जो रिकॉइल स्पीड होगी वो क्या होगी 0.016। यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, जिस डायरेक्शन में बुलेट दैट इज सेल मोशन करेगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में गन ट्रैवल करेगी। चलो अब बच्चों ध्यान में रखना ये न्यूमेरिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज नंबर 5.20, अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट अ बॉल बाय एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। एक बॉल है जो 54 किलोमीटर पर आवर की इनिशियल स्पीड से मोशन कर रहा है। बैट्समैन क्या करता है, बैट्समैन बॉल को हिट करता है और ऐसे हिट करता है कि वो कितने एंगल पे डिफ्लेक्ट होगा 45 डिग्री एंगल पे डिफ्लेक्ट होता है। वी हैव टू फाइंड इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल, बॉल पे कितने अमाउंट का, कितने मैग्नीट्यूड का इम्पल्स ऑफ फोर्स लगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। तो कंसीडर करते हैं यहाँ पे देखो
अगर ये कोई सरफेस है, ओके, ये कोई सरफेस है, उस सरफेस पे एक बॉल है, वो कुछ इस डायरेक्शन में आया, कुछ इस डायरेक्शन में आया, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हुई और वो 45 डिग्री जितने एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। सो टोटल एंगल ये कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री जितना डिफ्लेक्ट हुआ। वो कितनी वेलोसिटी से आया था, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 54 किलोमीटर पर आवर। उतनी ही वेलोसिटी से, सॉरी उतनी ही स्पीड से, हम यहाँ पे वेलोसिटी नहीं बोल सकते बिकॉज उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, मैग्नीट्यूड सेम है, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। सो 54 मीटर पर, नॉट मीटर, इस किलोमीटर, सॉरी 54 किलोमीटर पर आवर। अब बच्चों ध्यान में रखना, ये हो गई इनिशियल स्पीड, ये हो गई फाइनल स्पीड, बोथ आर सेम, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। अब देखो बच्चों, बॉल डिफ्लेक्ट होता है उससे पहले विथ हॉरिजॉन्टल। अब बच्चों ध्यान में रखना, विथ, ये जो एक्चुअली हॉरिजॉन्टल नहीं, विथ वर्टिकल, विथ वर्टिकल लाइन वो कितना एंगल फॉर्म करता है, यहाँ पे टोटल एंगल दोनों के, ये अगर इसको हम इंसिडेंट बोल दे, इसको हम रिफ्लेक्टेड बोल दे, तो दोनों के बीच में टोटल एंगल कितना फॉर्म हुआ है, ऐसा हमें दिया गया है, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 45 डिग्री। विथ वर्टिकल बोथ आर मेकिंग एंगल थीटा डैश, दोनों सेम एंगल फॉर्म करेगी, और थीटा डैश कितना है, थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा बाई 2। सो थीटा डैश इज इक्वल टू, थीटा कितना है 45 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, सेम इक्वल अमाउंट में डिवाइड हो गए। सो थीटा डैश इज इक्वल टू 22.5 डिग्री जितना क्या हुआ, वर्टिकल के साथ दोनों एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब बच्चों देखो, अगर कोई, ध्यान में रखना, अगर कोई वेलोसिटी का कंपोनेंट, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी हमें ऐसे दी गई है और उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक ये कंपोनेंट है और दूसरा ये वाला कंपोनेंट है, तो बच्चों आप ये बात को ध्यान में रखना। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर ये एंगल 22.5 और वी कैन से थीटा डैश फॉर्म होगा, अगर ये एंगल थीटा डैश होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे फॉर्म होने वाला एंगल भी क्या होगा, यहाँ पे फॉर्म होने वाला एंगल भी थीटा डैश होगा। सो हम इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, ये कंपोनेंट और ये एक दूसरा कंपोनेंट। फिर से एक बार देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे फिर से एक बार, घंटा हो गया। ये कुछ इस तरह से है, यहाँ पे कितना एंगल फॉर्म हुआ है, थीटा डैश जितना। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसा हमारे पास वेक्टर है तो उसके दो कंपोनेंट हो गए, एक तो वो कुछ एक्स डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है, कुछ वाई डायरेक्शन में भी मोशन कर रहा है। ये एंगल अगर थीटा डैश होगा तो ऑब्वियसली ये एंगल भी कितना होगा, थीटा डैश होगा। ये वेलोसिटी है v इनिशियल जितनी, तो इनिशियल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट एंगल फॉर्म करता है उसको हम क्या बोलते हैं, देखो कंपोनेंट यहाँ पे फॉर्म हुआ है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, v इनिशियल का cos थीटा डैश। ये वेलोसिटी का, ये ओरिजिनल वेलोसिटी वेक्टर है, उसने कुछ एंगल फॉर्म किया, उसको हम वेलोसिटी का कॉस कंपोनेंट बोलेंगे, और उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को हम इनिशियल वेलोसिटी का साइन थीटा डैश कंपोनेंट बोलेंगे। ओके, ये हो गया बिफोर कोलिशन। अब क्या होगा, आफ्टर हीट वो ऐसे मूव कर रहा है विद द इनिशियल फाइनल वेलोसिटी vf, तो उसके दो कंपोनेंट हो गए। देखो यहाँ पे उसने कुछ डिस्टेंस और उसकी कुछ वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में भी है, कुछ वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में भी है। एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है थीटा डैश जितना,
तो VF के दो कंपोनेंट हो गए, यहाँ पे VF का ये कंपोनेंट हो गया VF का साइन थीटा डैश कंपोनेंट, और ये हो गया VF का कॉस थीटा डैश कंपोनेंट। ओके, चलो अब देखो यहाँ पे हमें दो डायरेक्शन में मोमेंटम मिलेगा। सो सबसे पहले हम x डायरेक्शन की बात करते हैं, इन x डायरेक्शन। उससे पहले हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं v इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल इज इक्वल टू v, छोड़ो x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, p इनिशियल इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे p इनिशियल इन x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास ऑफ बॉल इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉल इन x डायरेक्शन बिफोर कोलिजन। देखो यहाँ पे vi साइन थीटा डैश, अब बच्चों ध्यान में रखना वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में है, सो इसको हम विथ आई कैरेट लिखेंगे। अब बच्चों आई कैरेट, जे कैरेट और के कैरेट को हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। एंड व्हाट इज द नीड ऑफ यूनिट वेक्टर, किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन दिखाने के लिए हम जो यूनिट का यूज करते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसका यूज डायरेक्शन बताने के लिए होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है आई कैरेट, नेगेटिव एक्स का है माइनस आई कैरेट, वाई पॉजिटिव वाई डायरेक्शन का है जे कैरेट, नेगेटिव वाई डायरेक्शन का है माइनस जे कैरेट, पॉजिटिव जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है के कैरेट और वी कैन से के कैप, और माइनस जेड डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है माइनस के कैप या तो माइनस के कैरेट। चलो अब फाइनल की बात करते हैं, पी फाइनल इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू मास, तो वैसे भी कांस्टेंट ही रहने वाला है। देखो बिफोर कोलिजन क्या हुआ, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी क्या हो गई, vf साइन थीटा डैश इंटू आई कैरेट। देखो बिफोर कोलिजन भी x डायरेक्शन में है, आफ्टर कोलिजन भी x डायरेक्शन में है। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन माइनस इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन। सो चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन मास इनटू वेलोसिटी फाइनल साइन थीटा डैश इंटू आई कैरेट माइनस इनिशियल मास इंटू वेलोसिटी इनिशियल साइन थीटा डैश इंटू आई कैरेट। देखो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, कैसे, ये तो VF है ये तो VI है, बट उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ है। सो वी कैन राइट हियर V इनिशियल इज इक्वल टू V फाइनल। सो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम इन x डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, बिकॉज ये और ये टर्म सेम है, तो सेम टर्म में से सेम टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, 0। सो x डायरेक्शन में ये जो बॉल है उसका कुछ मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है, सो हम लिख सकते हैं impulse imparted to ball in x direction is 0। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, impulse imparted to ball in x direction is 0, in x direction is 0। x डायरेक्शन में बॉल का कोई मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है तो वो क्या होगा, 0। बच्चों अगर आप इसको नहीं लिखना चाहते तो अभी आप यहाँ से क्या लिख सकते हो,
फ्रॉम फिगर, देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम फिगर वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ in x direction before collision or before deflection and after deflection remain same. That means before deflection momentum of ball and after deflection momentum of ball remain same. So there is no change in momentum in x direction. So we can write impulse imparted to ball in x direction is 0. अब y direction की बात करते हैं. For y direction, चलो y direction की बात करते हैं तो क्या होगा, P इनिशियल इन y direction. देखो इनिशियल वाला ये है, फाइनल वाला ये है, तो y direction में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, vi जितनी. सो वी कैन राइट m. बच्चों यहाँ पे ध्यान में रखना, नेगेटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, सो माइनस y डायरेक्शन होगी. सो हम क्या लिखते हैं, m इंटू वी आई कॉस थीटा डैश इंटू नेगेटिव दैट इज माइनस j कैरेट. ओके, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ m वी आई कॉस थीटा डैश इंटू j कैरेट. हमने नेगेटिव साइन को आगे लिख लिया. P final, it means final momentum in y direction is equal to mass of the ball remain constant. Before deflection वो पॉजिटिव y में मोशन करेगा. So we can write Vf cos theta dash into j caret. Okay, or we can say j cap. Now change in momentum in y direction is equal to final momentum in y direction minus initial momentum in y direction. So change in momentum in y direction is equal to final momentum in y direction v m vf cos theta dash into j caret माइनस 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 यहाँ पे, और P इनिशियल इन y डायरेक्शन क्या है, विथ नेगेटिव साइन है वो अपने आप में. सो वी कैन राइट माइनस एम वी आई कॉस थीटा डैश इंटू जे कैरेट. बच्चों माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. सो वी कैन राइट चेंज इन मोमेंटम इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे ही लिखते हैं मास, और बिफोर डिफ्लेक्शन एंड आफ्टर डिफ्लेक्शन होगा क्या, वेलोसिटी ऑफ दैट इज स्पीड ऑफ बॉल रिमेन सेम. सो वी कैन राइट m इंटू वी, वी आई इज इक्वल टू वी एफ इज इक्वल टू वी. सो वी कैन राइट एम वी कॉस थीटा डैश इंटू जे कैरेट माइनस, और ये भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एम वी कॉस थीटा डैश इंटू जे कैरेट. So change in momentum in y direction is equal to, ये first one time, second time, so we can write 2 times mv cos theta dash into j caret. So change in momentum in y direction is equal to 2. Now mass of ball 0.15 multiply by velocity of ball. अब बच्चों देखो यहाँ पे हमारे पास ये सभी जो वैल्यू दी गई है ना वो ऐसा यूनिट में है, केजी में है. सो हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले इस 54 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में ट्रांसफर करेंगे. सो 54 एज इट इज, किलोमीटर एज इट इज, डिवाइडेड बाय आवर एज इट इज. चलो 54 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर divided by 1 hour that is 3600 सेकंड. ये दो कैंसल आउट हो गए. 18 3 जा 54, क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, 18 3 जा 54 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 18 2 जा 16, 18 कैंसल आउट, सो 3/2. सो वी कैन राइट 1.5 मल्टीप्लाई बाई 10, 1.5 क्या होगा, 15/10, और ये 10 एज इट इज. सो वी कैन राइट 15
मीटर पर सेकेंड। सो 54 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा 15 मीटर पर सेकंड। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 15 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा डैश की वैल्यू क्या है 22.5 डिग्री इंटू जे कैरेट। बच्चों ये जे कैरेट क्या डिनोट करता है, जो रिजल्टेंट मोमेंटम चेंज होगा वो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में चेंज होगा। सो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू, बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.15 मल्टीप्लाई बाय 15 करेंगे तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, जरा देख लेते हैं। हमें वैल्यू मिलेगी 4.5। क्या मिलेगी 4.5 मल्टीप्लाई बाय, बच्चों अब ध्यान में रखना हमारे पास नेचुरल कॉस का टेबल नहीं है, हमारे पास नेचुरल साइन का टेबल है। तो हमने ट्रिगोनोमेट्री में 10th स्टैंडर्ड में सीखा था कि कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। फिर से एक बार, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा मीन्स कॉस 22.5 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 22.5। फिर से एक बार, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा। सो कॉस 22.5 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 22.5 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस 22.5। 90 में से हम 22.5 को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 67.5। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन 67.5 डिग्री। अब बच्चों 67.5 डिग्री को हम नेचुरल साइन में देखेंगे। सो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू 4.5 मल्टीप्लाई बाई साइन 67.5 की वैल्यू हमें मिलेगी 0.9239 0.9239 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू हमें वैल्यू मिलेगी 4.2। यहाँ पे जे कैरेट हमने मिस कर दिया, 4.2 जे कैरेट, 4.2 जे कैरेट। ओके, टोटल मोमेंटम किस डायरेक्शन में चेंज होगा यहाँ पे, और क्योंकि ये इम्पल्स ऑफ फोर्स है सो उसका यूनिट क्या होगा न्यूटन इंटू सेकंड। ये हो गया चेंज इन मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। सो आफ्टर डिफ्लेक्शन बॉल का जो मोमेंटम चेंज होगा और बॉल पे जो इम्पल्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में लगेगा। ओके, सो आज हमने 4 न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम सॉल्व किए। थैंक यू।